दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की पांच बड़ी खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में सतर्कता बढ़ाई गई। महाराजगंज, कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट पर, तो सीएम योगी ने भी अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बांध और तटबंधों की सुरक्षा पर खास नजर है, तो यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। परिजन 1070 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान का 5 गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। जिम से निकलते ही हमलावरों ने 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस वारदात के बाद अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और यूपी सरकार को घेरा। गाजीपुर में एक महिला ने अपने 2 नाबालिग बेटों का मर्डर कर दिया। दोनों बच्चों की लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद महिला ने खुद भी फंदा लगाकर जान लेने की कोशिश की। हालांकि समय रहते महिला को बचा लिया गया। वहीं बच्चों का शव कमरे में पड़े बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में मिला। महिला के पति ने मुंबई जाकर दूसरी शादी कर ली थी। जौनपुर में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्य समेत 4 भाइयों को उम्र कैद की सजा मिली है। जौनपुर की अदालत में 22 साल पुराने हत्या मामले में चारों दोषियों को उम्र कैद के साथ साथ 80-80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2004 में आशीष कुमार की गोली मारकर हत्या हुई थी। प्रयागराज में बेटी की मौत का बदला लेने के लिए दामाद के भाई का अगवा करने के बाद मर्डर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने युवक के छोटे भाई के ससुर और उसके चचेरे साले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 20 अगस्त को कार सवार लोगों ने युवक मोनू कुशवाहा को अगवा किया। मोनू की कौशांबी ले जाकर हत्या कर दी गई और फिर उसका शव यमुना नदी में फेंक दिया गया। और अब खबरें बिहार की। नेपाल में बाढ़ के बाद जल शक्ति मंत्रालय की एडवाइजरी सामने आई है। नेपाल से सटे बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। 24 घंटे नदियों की निगरानी करने के निर्देश जारी। आपदा से जुड़ी सामग्री और भंडारण और तटबंधों का निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं। गंडक नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमों की तैनाती की गई है। पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर पर खास निगरानी। बिहार के सीएम ने गंडक नदी के आसपास के हालातों का जायजा भी लिया है। बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए हैं। मोतिहारी के सभी थानों में अलर्ट जारी है और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के चलते बिहार के मुजफ्फरपुर में भी अलर्ट जारी है। डीएम ने रेवा घाट पहुंचकर गंडक नदी का निरीक्षण किया है। अगले 24 घंटे बेहद अहम है। 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी एक्टिव किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात है। बिहार के गोपालगंज में भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। डीएम ने आपात बैठक भी बुलाई। जिले की 62 पंचायतों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की लोगों से अपील है, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने पर तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाएं। और अब उत्तराखंड की खबरें। कई जिलों में 1 सितंबर तक तेज बारिश का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चमोली में भूस्खलन से निजमुला मार्ग बंद है। भारी भरकम बोल्डर और मलबा गिरने से जहां सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, वहीं आसपास के 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से रास्ता बाधित हुआ है। दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हरिद्वार के रुड़की में सनसनीखेज वारदात में एक भाई ने अपनी 2 बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। गणेशपुर और आजाद नगर में हुई वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बहन का पति भी घटना में घायल हुआ है। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार हो गया। संपत्ति विवाद को लेकर हरिद्वार में आश्रम में संत से मारपीट की गई। महंत ओम प्रकाश शास्त्री का आरोप है कि उन पर संपत्ति दूसरे पक्ष के नाम करने का दबाव बनाया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। प्रदेश के युवा निशानेबाज अभिनव देशवाल और लंबी दूरी के धावक अंकिता ध्यानी को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल विभाग ने अलग अलग खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। 29 अगस्त को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। और अब खबरें राजधानी दिल्ली की।
दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में H1N1 के 138 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 2400 के पार पहुंच चुकी है। फेस्टिव सीजन से पहले दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई भी तेज हो गई है। रेड के बाद 131 किलो एक्सपायर्ड मावा सामग्री नष्ट की गई है। खाद्य सामग्री भी नष्ट की गई है। एक्सपायर्ड सामान में मावा, मिठाई, बेसन और आटा शामिल। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की मुस्कान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त मुस्कान घर में अकेली थी। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त इमरान और मुस्कान पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब दिल्ली पुलिस अभियुक्त इमरान की तलाश में जुटी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वकील दीपक खत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दीपक खत्री की गिरफ्तारी UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत की गई है। देश के सबसे व्यस्त रेल रूट्स पर ट्रेनों की रफ्तार और संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे बड़ा विस्तार करने जा रहा है। करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4 लेन करने की योजना बनाई जा रही है। इन रूट्स पर देश के कुल रेल ट्रैफिक का करीब 41% हिस्सा चलता है। तो नेपाल में जो हाहाकार मचा है, जो प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दिया, उसकी तस्वीरें दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में जो प्रलय है, क्या उसका कोई असर भारत पर भी होगा? और चीन इस पूरे मामले में कैसे जिम्मेदार है? चीन पर किस लिए सवाल उठ रहे हैं? इसी की बात करेंगे हम। हिमालय सिर्फ सड़क, हाईवे, बांध और पर्यटन की जमीन नहीं है। ये एक जीवित और बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है और इस तंत्र से छेड़छाड़ का नतीजा है नेपाल में आया जल प्रलय। चीन के कब्जे वाले इलाके तिब्बत में ग्लेशियर झील फटी और 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल के भोटेकोशी नदी में बहने लगा और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। भोटेकोशी नदी में आए इस उफान ने नेपाल के रसुवा जिले में कहर बरपाया, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही यहां पर रही केंद्र यही था। भीषण तबाही का सैलाब 162 लोगों को लील गया है। हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है, जिनमें भारत के अलावा दूसरे देशों के भी नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। नेपाल की जल आपदा का असर गंडक, कोसी, राप्ती नदियों में पड़ सकता है और इसी वजह से यूपी, बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। नदियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में नेपाल से सटे जिलों में विशेष निगरानी भी की जा रही है। और इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। धैर्यकांत दत्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी जो अब तक आई है वो दर्शकों को बता दें। नेपाल में बाढ़ के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 162 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 1000 लोगों के बहने की खबर है। 750 लोग अब भी लापता है। लापता लोगों में 133 भारतीय भी शामिल हैं। लापता लोगों की तलाश चल रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तब की तस्वीरें हैं जब ये प्रलय पहाड़ों से उतरकर नीचे की तरफ बढ़ता चला और अपने साथ जो कुछ भी सामने आया उसको बहाता अपने साथ ले गया। और देखिए आप कैसे बड़े बड़े ब्रिज हों या फिर मकान हो, बस्तियां हों, वो सब कुछ बहती चली गई। होटल्स हों, ये सब कुछ इस सैलाब में बह गया, मानो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और खबर यह भी है कि नेपाल में कई विभागों के कर्मचारी भी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी, कैसी भीषण तबाही देखने को मिली। 83 सुरक्षा कर्मियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रसुवा गढ़ी सीमा शुल्क के 15 कर्मचारी गायब बताए जा रहे हैं। 9 बैंकों के 26 कर्मचारी भी लापता हैं। इधर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 133 कर्मचारी भी गायब हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। प्राथमिकता के साथ कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढा जा सके। इसमें पर्यटक भी शामिल हैं, लेकिन कई सरकारी कर्मचारी भी लापता हैं। और देखिए इस आपदा का कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी असर है। 400 तीर्थयात्रियों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। 31 भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल हैं इसमें। 311 विदेशी तीर्थयात्रियों का भी पता नहीं है। लापता तीर्थयात्रियों की तलाश की जा रही है। और नेपाल के पीएम बालेन शाह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। भारत की मदद के लिए शुक्रिया कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का दरअसल भरोसा दिया था। दोनों नेताओं की फोन पर बात भी हुई है। भारत नेपाल दोस्ती मजबूत रिश्ता है, बालेन शाह की तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें पहली मदद की खेप भी पहुंचाई जा चुकी है भारत की तरफ से।
और नेपाल की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया। भारत ने 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी और आईएएफ का C-130J विमान नेपाल पहुंचा। भारतीय वायुसेना का ये विमान कार्गो शिप और रेस्क्यू मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है आपदा के इस समय में नेपाल के लिए। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, वो एक एक तस्वीर जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि तिब्बत में ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल में कैसे तबाही मची है। तस्वीरें नेपाल के एक सस्पेंशन ब्रिज की है। ये देखिए, जब सैलाब आया तो सस्पेंशन ब्रिज तेजी से हिलने लगा और इतनी तेज रफ्तार से हिला कि टूटने की कगार पर पहुंच गया और फिर इस बहाव के साथ समा गया नदी। ये देखिए तस्वीरें सस्पेंशन ब्रिज की आपको दिखा रहे हैं। हिलता हुआ दिखाई दे रहा है तेज बहाव की वजह से और फिर टूटने की कगार पर भी पहुंच गया। ऐसी कई और तस्वीरें नजर आई हैं जहां तेज बहाव के साथ सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी चपेट में कई घरों को, कई दुकानों को, होटल को लेता दिख रहा है। पूरी बस्तियां इसकी चपेट में आ गई हैं। और अगली तस्वीर देखिए, फ्लैश फ्लड की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बड़ा पत्थर पानी के साथ बहता हुआ नजर आया। ये देखिए, ये बड़ा एक पहाड़ का हिस्सा, एक बड़ा चट्टान और पानी में कैसे खिलौने की तरह वो बहता हुआ यहां पहुंचा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रवाह कितना शक्तिशाली रहा, जिसका नतीजा ये है कि बड़े बड़े चट्टान इसमें खिलौने की तरह बहते दिखाई दिए। तस्वीर देखिए, नेपाल में एक शख्स ने अपने शहर में बाढ़ के पानी के तेजी से बढ़ने का वीडियो रिकॉर्ड किया। सैलाब के पास आते ही उसे तेजी से भागना पड़ा। कैसे बाढ़ का पानी सब कुछ तहस नहस करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान एक शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कहीं सैलाब की चपेट में वो ना आ जाए, इस वजह से अपनी जान बचाते हुए भागता दिखाई दिया। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ मजदूर काम पर जा रहे हैं, तभी अचानक सैलाब आ जाता है। मजदूर सैलाब से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर दौड़ लगाते हैं। सैलाब के पहुंचने से पहले ही वो एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, उसमें देखिए एक मजदूर काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी सैलाब की आहट मिलते ही वो जान बचाकर वहां से भागते हैं, ऊंची पहाड़ी तक पर जाते हैं और इस पूरी घटना का वीडियो भी वो रिकॉर्ड करते हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, काम करते हुए जा रहे थे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट में, लेकिन उसी दौरान दूर से उन्हें सैलाब आता दिखता है और जान बचाकर वो भागते। और अगली तस्वीर जंगली इलाके की है। जब अचानक सैलाब आया तो लोग ऊंची जगहों पर भागने लगे। कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सैलाब की जद में जो भी आया वो तबाह हो गया। बाढ़ का पानी, सड़क, गाड़ियां, इमारतें, सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीरें देखिए, 162 लोगों की मौत, 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं, हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। इस बीच भारत की तरफ से भी मदद की गई है और हर संभव मदद का आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है, जिस पर नेपाल के पीएम ने शुक्रिया भी कहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जंगली इलाका ये दिखाई दे रहा है। लोग ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये पीछे तस्वीरें देखिए, सैलाब सब कुछ अपने साथ बहाता ले जा रहा है। तो नेपाल में जल प्रलय और उससे जुड़े 10 अपडेट आपको हम दे रहे हैं। पहला अपडेट ये कि मौत का आंकड़ा 162 तक पहुंच चुका है। दूसरी बड़ी जानकारी, 500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तीसरी जानकारी, 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक लापता हैं। चौथी अहम जानकारी, 133 भारतीय लापता होने की जानकारी मिली है। पांचवी, नेपाल के 19 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। छठी,
कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। साथ ही बिजली और संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है। 8वीं नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर राहत कर्मी तैनात किए हैं। चीन के तिब्बत क्षेत्र में भारी नुकसान की भी खबर है। और 10वीं जानकारी, आपदा का केंद्र नेपाल चीन सीमा। तो चीन की वजह से नेपाल में बाढ़ आई है। चीन के केरुंग इलाके में झील फटी, लेक फटी और 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल आया। चाइना ने झील फटने की जानकारी अभी तक नहीं दी है। वक्त पर जानकारी मिलती तो अलर्ट होता। तो खबर यह है कि चीन में ग्लेशियल झील फटी, जिसकी वजह से ये बाढ़ सैलाब आया। लेकिन अगर चीन की तरफ से अलर्ट दिया जाता या जानकारी दी जाती तो पहले से ही सतर्कता बढ़ती जा सकती थी। तो अब सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन की लापरवाही की वजह से ये हुआ है? तो देखिए, चीन की लापरवाही को लेकर कई सारे सवाल हैं। नेपाल में भीषण तबाही हुई है। सुबह 10:30 पर चीन के केरुंग क्षेत्र में झील फटी। 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल की तरफ आया। और नेपाल चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। नेपाली समय के अनुसार सुबह 8:15 पर यह आपदा हुई। चीन ने तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को नहीं दी। चीन ने जानकारी 45 मिनट की देरी से साझा की। वक्त पर जानकारी मिलती तो नेपाल अलर्ट होता। और इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। नदी किनारे से लोगों को निकाला जा सकता था। अगर समय पर जानकारी मिलती तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से धैर्यकांत दत्त जुड़े हुए हैं। धैर्य जी, अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर यही पैदा होता है कि क्या ये जो तबाही हुई है, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसे कम किया जा सकता था अगर चीन ने थोड़ा पहले सहयोग किया होता, पहले जानकारी इसकी दी होती? कहीं कोई चीन की तरफ से इसमें गलती नजर आती है क्या? जी बिल्कुल, जो आप अभी बोल रहे थे, अभी कुछ देर पहले यहाँ का नेपाल का जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केंद्र का एक रिपोर्ट आया हुआ है। अभी जस्ट कुछ देर पहले रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो चीन के तिब्बत क्षेत्र में जो ताल फटने से, ताल हम लोग यहाँ पे ताल बोलते हैं, आप लोग शायद झील बोलते हैं उधर, वो झील फटने के कारण से इतनी बड़ी तबाही आई। और उसमें आप लोग एक भोटेकोशी बोल रहे हैं, केवल भोटेकोशी नहीं, भोटेकोशी एक मेन नदी हो गया। उसके बाद त्रिशूली और नारायणी नदी में भी बाढ़ की प्रभाव देखी गई। और उसके अलावा आपको रसुआ जिले के हिसाब से बात कीजिएगा तो रसुआ जिले, उसके बाद नुवाकोट जिला और धादिंग जिला बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है इस बाढ़ के कारण से। और जहां तक कि तबाही की बात है तो जो आप जो बोल रहे हैं, चीन, नेपाल और इंडिया एक नदी के रिवर के नेटवर्क से जुड़ा हुआ 3 कंट्री है। और होता क्या है, जब चीन में कोई यदि आपदा आई, बाढ़ आई तो नेपाल को खबर किया जाता है, और नेपाल में वैसा बाढ़ की स्थिति आई तो भारत को खबर किया जाता है। कल एक बहुत बड़ा लैप्सेस हुआ है, जो चीन की तरफ से कोई खबर नहीं आई। जो ऑफिशियल यहाँ के लोग बता रहे हैं उस हिसाब से जो चीन की तरफ से जो कुछ देर पहले जो खबर आ जाता तो इतने बड़े नुकसान और क्षति नहीं होता, उस क्षति को कम मिनिमाइज किया जा सकता था। ये बहुत बड़ी लैप्सेस हुई है जो चीन की तरफ से खबर नहीं आई। इसके बावजूद अब जब जो इतना बड़ा विपत्ति है नेपाल में आया हुआ है, हजारों लोग अभी लापता हैं और 162 की डेथ तो पुष्टि हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है, 162 डेथ हो चुका है। और 12 हाइड्रो पावर, करीब 12 हाइड्रो पावर डैमेज हो चुका है। धैर्यकांत दत्त जी, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, ये जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे मान लीजिए सुनामी है, तो सुनामी का जब प्रकोप दुनिया ने देखा तो सभी जो प्रशांत महासागर से जुड़े क्षेत्र थे, देश थे, उन्होंने एक सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया। और दुनिया के किसी हिस्से में भी हल्का भी सुनामी का संकेत होता है तो सबको ये वार्निंग दी जाती है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नेपाल चीन के बीच नहीं थी? अगर थी तो वो व्यवस्था कैसी थी कि पता नहीं चला? कोई ऐसा अग्रीमेंट था कि भाई ऐसा कुछ हम होगा तो हम अर्ली वार्न करेंगे एक दूसरे को?
अगली अर्ली वार्न करने का एक एग्रीमेंट है जो तीनों देशों में है एग्रीमेंट है। जैसे अब हमको एक सामान्य उदाहरण, सिंपल उदाहरण देते हैं। जैसे कोसी बैरेज, उस कोसी में जो बाढ़ आती है तो नेपाल की तरफ से इंडिया को खबर की जाती है, भारत को खबर की जाती है जो बाढ़ आने वाली स्थिति है। ठीक उसी तरह नेपाल और चाइना का भी स्थिति है। लेकिन जो बॉर्डर पर जो डेपुटेड पुलिस सब है वहाँ के चाइना नेपाल बॉर्डर पर, उनके बात को माना जाए तो चाइना की तरफ से कल कोई खबर नहीं आई, कोई खबर नहीं दी गई, जिसके कारण से इतनी बड़ी तबाही हुई। जो कि पहले भी एक पुलिस ऑफिशियल से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे जो हम लोगों को मोबाइल में कन्वर्सेशन होता था, पहले कन्वर्सेशन होता था, बातचीत होता था, जो ऐसे कोई आपदा आने वाली है जानकारी दी जाती थी। लेकिन कल की जो स्थिति है उसमें कोई जानकारी चीन की तरफ से नहीं दी गई, जिसके कारण से इतनी बड़ी जो पुलिस ऑफिशियल बतला रहे थे, जिसके कारण से इतनी बड़ी तबाही हो गई। बिल्कुल जी, और सवाल उठ रहे हैं लापरवाही को लेकर भी, क्योंकि 80 के दशक में भी ऐसा ही देखने को मिला था। जिस तरीके से रिवर कनेक्टिविटी है देशों के बीच में, तो अलार्मिंग सिचुएशन में जरूर जानकारी दी जाती है या अलर्ट किया जाता है, जो यहाँ पर नहीं हुआ। इस पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, ग्राउंड पर क्या हालात हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया। वीडियो देखिए, लोग कमर तक कीचड़ में खड़े होकर, ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर है जहां गैस सिलेंडर बाहर निकालते हुए लोग दिखाई दिए हैं। वो तस्वीर आपको दिखाएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तबाही की, बर्बादी की, और जैसे जैसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये प्रकृति का प्रलय कितना भयानक था। जब ये स्थितियां आई तो लोगों को भागने तक का समय नहीं मिला। एक जो तस्वीर हम अक्सर दिखा रहे हैं कि होटल का या किसी पावर प्रोजेक्ट का या शहरों के नदियों के किनारे जो बस्तियां हैं, वहाँ लोगों को भागने तक का भी समय नहीं मिला। और ये वो तस्वीर जिसका जिक्र प्रकृति कर रही थी, कैसे लोग पानी में डूबकर यहाँ पर सिलेंडर निकालते या जो भी सामान बह गया है उसको निकालते नजर आ रहे हैं। और तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेपाल के धादिंग में मलेखु के पास मौजूद पुल सैलाब में बह गया। ये पुल धादिंग बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसके कारण अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है। आपको बता दें आसपास के गांवों का संपर्क टूट चुका है, आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। 2021 में भी धादिंग में इसी तरह से तबाही देखने को मिली थी और एक बार फिर से यहां पर सैलाब ने सब कुछ अपने साथ बहा लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां जानलेवा बाढ़ का असर साफ तौर पर नजर आया है धादिंग में। तो आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है और तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है वहां पर क्या हालात बने। और नेपाल में आई प्रलय की सबसे खौफनाक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। तिब्बत चीन सीमा पर गेंगरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में लोग खतरे को देखकर भागते नजर आ रहे हैं। अचानक आई बाढ़ के दौरान मिट्टी और पानी का तेज बहाव घुसता हुआ आता है और पानी इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पर पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। ये लोग इतने दुर्भाग्यशाली थे कि अपने ऊपर मौत का खतरा देखते हुए वहां से भागने का भी इनको अवसर नहीं मिला और ये सभी बह गए सैलाब में। नेपाल में प्रलय और नागरिक लापता, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारत की बात करें 133 लोग लापता हैं, अमेरिका के 47 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं, 47 लोग लापता हैं, ऑस्ट्रेलिया से 34, ब्रिटेन की बात करें तो 33 लोग लापता हैं, इधर कनाडा के 24, मलेशिया के 19, इटली के 90 और यूक्रेन के 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो 9 लोग, दक्षिण कोरिया के 9 लोग लापता हैं और लगातार रेस्क्यू भी जारी है, लोगों को ढूंढने की कोशिश जारी है। रशिया के 2, पोर्टुगल के 2, बेल्जियम के 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 24 देश, कुल 403 लोग लापता हैं जिन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है और प्राथमिकता के साथ यही कोशिश है कि लोगों को ढूंढा जाए सबसे पहले। और आपको नेपाल में अचानक आई बाढ़ का आसमान से लिया गया एक और वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, कैसे ये ऊपर से ली गई तस्वीर है और आप साफ देख सकते हैं
एक तेज गति के साथ इतनी बड़ी जलराशि आगे बढ़ती हुई जा रही है। लोगों के बचने की कोई संभावना यहाँ नजर नहीं आती है, कोई मौका उनको नहीं मिलता। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया और तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सरकारी इमारतें सब कुछ बह गए। तो कई तस्वीरें यहां से सामने आ चुकी हैं। नेपाल में तबाही की कई तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड यार, भोटेकोशी नदी से इतनी तेजी से और बड़ी मात्रा पानी आया, इसमें मकान बह गए, बहुत से लोग लापता हैं, कुछ लोगों की तलाश जारी है, बहुत से लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू में भी परेशानी हो रही है। कीचड़ और मलबे की वजह से हेलीकॉप्टर लैंडिंग में भी कई इशू आ रहे हैं, कई मुद्दे उठ रहे हैं परेशानी के, और अब हर लिहाज से लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए तबाही की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के धादिंग में मलेखू के पास मौजूद पुल सैलाब में बह गया। ये पुल धादिंग बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसके कारण अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है। धादिंग बेसी और मलेखू के आसपास के गांवों की बड़ी आबादी का आवागमन भी अब ठप हो गया है। और अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि जिस जल सुनामी से नेपाल सहम उठा और यूपी बिहार तक अलर्ट जारी करना पड़ा है, आखिर वो जल प्रलय कैसे आया, कैसे तिब्बत की एक झील महातबाही की वजह बन गई और इतना बड़ा प्रलय हमें देखने को मिला। ये मानचित्र है आपके सामने, तिब्बत से नेपाल तक ये जल प्रलय कैसे आया। ये देखिए लहेंद्रे झील जो कि तिब्बत है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और उस झील के टूटने के बाद से ही यहां नीचे के इलाकों तक ये तबाही हुई है। और उसके बाद ये ग्लेशियर क्षेत्र बताया जा रहा है जो टूटा, और बर्फ का एक बड़ा हिस्सा यहां टूटकर झील में गिरता है, और झील के बाद गिरने के बाद से ये बड़ी सी जल राशि यहां से आगे बढ़ती है। झील का पानी, मलबा, ये सब कुछ नीचे की तरफ बहता है। आपको याद होगा केदारनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब झील फटी थी, और उसके बाद न सिर्फ पानी, दिक्कत यही है कि ऐसे मामलों में न सिर्फ पानी बल्कि पहाड़ का एक बड़ा गाद जो है उसके साथ बहता है, जो कि ठोस होता है, और ऐसे में रास्ते में जो कुछ भी पड़ता है उसको तोड़ता फोड़ता आगे बढ़ता है। और देखिए अब हम आते हैं जब ये झील का पानी यहां से आगे बढ़ता हुआ और कहां आता है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि भोटेकोशी नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में जल राशि, मलबा, गाद, पहाड़ का हिस्सा यहां पहुंचता है और स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। यहां पर ठीक इसके नीचे, यानी कि यहां से जैसे ही निचले इलाके में, या कह लीजिए कि इन पहाड़ी के चारों तरफ जो तराई वाला इलाका है, वहां पर गांव थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स था, जो नदी के किनारे मुहाने पर कई सारी बस्तियां थी, वो सब कुछ बह गया। और बड़ी संख्या में लोग जो देख भी पा रहे थे कि मृत्यु सामने है, उन्हें भागने का अवसर तक नहीं मिला। धैर्य जी, अब एक सवाल यहां पर कुल मिलाकर ये उठता है कि इस तबाही का अभी तक का जो आकलन है जी, ये कहां तक जा सकता है? क्योंकि जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, हमें भारत में उत्तराखंड में जोशीमठ और केदारनाथ में जो कुछ भी हुआ उसकी यादें दिला रही हैं। और जब फाइनली ये देखा गया कि तबाही तो बहुत बड़े स्तर की थी, क्योंकि बीच बीच में बस्तियां थी, गांव थे, बिल्डिंग्स थी, बहुत कुछ था, यहां भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अभी एक और अपडेट दे दे आपको। अभी 165 डेथ कंफर्म हो चुका है। अभी कुछ देर पहले 162 था, अभी तुरंत 165 डेथ कंफर्म हुआ है नेपाल में। और जहां तक तबाही की बात कर रहे हैं, तो अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नुवाकोट जिले, बाढ़ के कारण से नुवाकोट जिले की एक गांव है, बाजार है, त्रिशूली बाजार बोला जाता है। वो त्रिशूली बाजार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कुछ घर के अलावा मैक्सिमम घर 90 से 95% घर बाजार ध्वस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तबाही है। एक गांव खत्म हो गया, दूसरे बाद आपका उसी जिले का एक दूसरा गांव भी लगभग खत्म हो चुका है, सखाप हो चुका है, बाजार खत्म, 2 बाजार कंप्लीटली डैमेज है। उसके बाद आप 12 हाइड्रो पावर खत्म हो चुका है, 40 किलोमीटर से ज्यादा सड़क ध्वस्त है, नहीं है, 12 से ज्यादा पुल खत्म हो चुका है। कल एक यहाँ के जो पूर्वाधार मिनिस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है, उनके हिसाब से 2 खरब से ज्यादा का क्षति का अनुमान किया जा रहा है। अभी ये प्रारंभिक है, बाद में इसका चीज का और ज्यादा हो सकता है।
इसीलिए अब क्षति का तो कोई अनुमान हिसाब ही नहीं, अभी तक कोई हिसाब नहीं किया जा सकता है। अब 165 डेथ कंफर्म हो चुका है और 500 से ज्यादा लापता, 1000 से ज्यादा लापता है, बहुत ज्यादा लापता है। ये मानवीय क्षति हो गया। उसके बाद आप भौतिक क्षति का कोई हिसाब नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी जो क्षति है, ये 10, 14, 15 महीने पहले ठीक इसी तरह का चीन से ही, तिब्बत से ही इसी प्रकार की बाढ़ आई हुई थी तिब्बत के कारण, तिब्बत की तरफ से। लेकिन इतनी बड़ी क्षति उस समय नहीं हुआ था। ठीक इसी भोटे-कसे नदी में ही आया हुआ था उस बार का भी बाढ़, लेकिन उतनी बड़ी क्षति नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा क्षति किया हुआ है और इस क्षति का अभी तक कोई हिसाब नहीं है। क्या बोला जा सकता है, बहुत बड़ी विपदा और त्रासदी है। जो तस्वीरें आ रहे हैं, जो वीडियो सब आ रहे हैं जिले गांव के एरिया से, प्रभावित एरिया से, उससे बहुत बड़ा। अगर नेपाल की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करें, उत्तर में हिमालय है, बीच में पहाड़ी है और इस वजह से बार बार ऐसे जो प्रलय की स्थिति है वो देखने को मिली है। चाहे 2021 की बात करें, 2002 की बात करें, 2024 की बात करें, तो दर्शकों को जरा इसकी ज्योग्राफी बताइएगा। ऐसा बार बार क्यों होता है, ऐसे हालात बार बार क्यों बनते हैं? और जिस तरीके से विशेषज्ञों को शक है कि चीन से ग्लेशियर फटा और उसी वजह से यहाँ पर तबाही मची है, क्या वो सच है? शक नहीं है, कंफर्म नेपाल गवर्नमेंट कंफर्म कर चुका है। जो चीन में ग्लेशियर फटी उसके बाद यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। नेपाल गवर्नमेंट का अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आया हुआ है, यहाँ का जल तथा मौसम विभाग का रिपोर्ट है। और उससे ग्लेशियर फटने से पहले भूकंप भी आया हुआ था, 4.2 रेक्टर स्केल का भूकंप भी आया था। उसके बाद बाढ़ आई, जो अभी नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से पुष्टि हो चुका है, इस चीज का कंफर्म हो चुका है, जो चीन की तरफ से हुआ है। जहां तक आप ज्योग्राफी का बात कर रहे हैं तो हिमाल हो गया। हिमाल के बाद हिमाल के सटे जिले रसुआ है। ठीक, चाइना और नेपाल के बॉर्डर में रसुआ पड़ता है और वहीं से भोटे-कोसी नदी भी आती है। उसके बाद आप देखिएगा तो भोटे-कोसी नदी आगे बढ़ते हुए त्रिशूली नदी में चेंज हो जाता है, त्रिशूली बन जाता है। तो त्रिशूली नदी फिर कुछ दक्षिण तरफ आता है, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ आने के बाद वो बन जाता है नारायणी नदी। और वही नारायणी नदी है जो बिल्कुल। और इसके बाद अब जो चिंता है वो भारत की भी है। भारत के राज्य जो बिहार और नेपाल की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, वहां कोसी नदी को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं और इसको लेकर भी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। देखिए, नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट है। नेपाल से सटे जिलों में चेतावनी जारी की गई है। गंडक नारायणी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। 6 जिलों में अलर्ट। एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। बांधों और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बाकी ये समय जंगल के तरफ या बाढ़ का पानी आने की प्रबल संभावना है। अतः आप ग्रामवासियों से के किनारे निकले एवं तो बिहार के कितने जिलों में अलर्ट जारी किया गया है ये भी आपको बताते हैं। मैप के जरिए भी टीवी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर भी डीएम की तरफ से निरीक्षण किया गया, वो तस्वीरें भी सुबह हमने आपको दिखाई थी। पूर्वी चंपारण में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देखिए, उसके आगे के जो जिले हैं, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये वो जिले हैं जहां पर अलर्ट किया गया, निरीक्षण किया जा रहा है, लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश में भी सतर्क रहने की अपील की गई है। महाराजगंज, कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए भी कहा है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बांध और तटबंधों की सुरक्षा पर निगरानी। और देखिए, यूपी के किन जिलों में अलर्ट है उस पर भी एक नजर डालते हैं। ये वो जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हैं, तराई में बसे हैं। इसमें कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती जिले शामिल हैं। इसमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और गोरखपुर भी शामिल हैं। यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल। और देखिए, नेपाल में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सेना मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। कीचड़ में फंसे लोगों को कैसे बचाया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचाई है। जब सैलाब आते देख लोग जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे, सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे थे, लेकिन सैलाब इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस भयावह तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सैलाब आया तो लोग कैसे डरे थे, कैसे जान बचाने के लिए भागने में लगे हुए थे। नेपाल से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसके बाद लोग काफी खौफजदा हैं।
नेपाल में सैलाब से तबाही के बाद सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 14 हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। अब सैलाब थम गया है, वहां अब रेस्क्यू का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक मकान की छत पर खड़ा युवक अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहरा रहा है। घुमा घुमा कर हेलीकॉप्टर को इशारा कर अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ से मलबों के बीच एक छत पर अकेला खड़ा युवक मदद की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर जैसे ही छत के करीब आया, लड़का उस पर जल्दबाजी में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। ऊपर से बिना कोई रस्सी या सीढ़ी फेंके सिर्फ रेस्क्यू करने वाले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़के को ऊपर खींच लिया। इस तरह टीम ने लड़के को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया।